वो जैसे कॉलेज जाते हैं ना लोग, वैसे वो क्षेत्र में जाते थे बैग लेकर। अब उनका एक बैग होता था, हाथ में पकड़े, काले रंग का बैग था, मुझे आज भी याद है। उसमें कागज़ रहते थे, क्या क्या मुझे काम कराना है, कौन से ऑफिस में क्या कौन सा कागज़ देना है। अब लोग तो बाद में बताते हैं कि इसकी ज़रूरत है, उन्हें पहले ही पता था कहाँ से कहाँ की सड़क को जोड़ना है, कौन से गाँव को जोड़ना है। तो बहुत ज़्यादा दूरदर्शी वो आदमी रहे। गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे CCS यूनिवर्सिटी के। असल में जीवन में मज़ा तभी है जब संघर्ष हो। जब आप क्षेत्र में कभी जाते हो तो आपको लगता है ऐसा कि विधायक जी ने अच्छा काम किया? क्योंकि जब इनॉग्रेशन हुआ हमारे याद है, तो जो पत्थर लगा था, पत्थर में उनका नाम था, मुख्यमंत्री थे उस समय राजनाथ सिंह जी उनका नाम था। वो पत्थर नहीं है वो? पत्थर नहीं है, हमने कोशिश भी करी थी मिल जाए या उसकी। किसी ने बताया आपको कि जब चुनाव होता था तो विधायक जी को चंदा कैसे मिलता था? राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब वो इस बात को कहते थे कि भाई पुंडीर साहब के यहाँ सबसे ज़्यादा विधानसभा में इनके काम होता है। नमस्कार, आज पॉडकास्ट में हमारे साथ मंच पर डॉक्टर उत्कर्ष पुंडीर जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जो सरदाना से 3 बार विधायक रहे, उनकी पुण्यतिथि है 16 नवंबर को। 16 नवंबर 2007 को उनकी डेथ हो गई थी। और चूंकि जब हम प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जी की बात करते हैं तो चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे सोशल मंच पे बात करें, चाहे उनकी पॉलिटिकल बात करें, तो उनके किस्से आज भी इतने प्रासंगिक हैं। और मैं सरदने की बात नहीं करूँगा, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो एक ऐसे विधायक थे जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता था। तो चूंकि उनकी 16 नवंबर की पुण्यतिथि है और उत्कर्ष जी ने हमें निमंत्रण दिया था कि पुण्यतिथि में आना है, जो हर साल पुण्यतिथि करते हैं उनकी याद में। जब उत्कर्ष जी बहुत छोटे थे, जब उनकी डेथ हो गई थी 2007 में, तो उत्कर्ष जी प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कुछ यादें आपको जब आप छोटे थे, कुछ याद हो आपको उनकी? काफ़ी यादें हैं। जब वो ख़त्म हुए थे तो हम लगभग 13 साढ़े 13 वर्ष के थे, लेकिन उनकी यादें बहुत हैं। असल में जब से बचपन से देखा और आज तक भी कहते हैं लोग कि जैसे पिता का साया नहीं होता या माँ का साया नहीं होता, तो बहुत लोग गलत रास्ते पे चल जाते हैं। लेकिन उनका इतनी अच्छी शिक्षा उन्होंने बचपन से दी, हमेशा दी, कि वो आज भी मन में रहता है। इतने मौके आए, काफ़ी साल हो गए उन्हें गए हुए भी, लेकिन आज तक भी किसी गलत बात का, किसी गलत मार्ग का हमने चुनाव नहीं किया। हमेशा जो उन्होंने सिखाया वो किया। असल में उनकी जो शख्सियत थी बहुत ज़्यादा ईमानदार, और वो बिल्कुल लौह पुरुष धरती पुत्र की तरह थे एकदम। भगवान राम को वो अपना आइडियल मानते थे। हमेशा मर्यादा में रहना, बहुत, हम कभी झूठ ना बोलना, उनका एक वो था कि कभी वो झूठ नहीं बोलते थे। आप मुझसे ज़्यादा आपने उन्हें देखा, उनके साथ राजनीति करी, पत्रकारिता में आप बहुत समय से हैं, तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। और हमने देखा उन्हें, वो जैसे कॉलेज जाते हैं ना लोग, वैसे वो क्षेत्र में जाते थे बैग लेकर। अब उनका एक बैग होता था, हाथ में पकड़े, काले रंग का बैग था, मुझे आज भी याद है। उसमें कागज़ रहते थे, क्या क्या मुझे काम कराना है, कौन से ऑफिस में क्या कौन सा कागज़ देना है, कौन कौन से गांव में जाना है। उन्हें लोगों से ज़्यादा उन्हें क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता रहता था। अब आप देखिए कितनी सड़कें उन्होंने बनवाई। अब लोग तो बाद में बताते हैं कि इसकी ज़रूरत है, उन्हें पहले ही पता था कहाँ से कहाँ की सड़क को जोड़ना है, कौन से गाँव को जोड़ना है। तो बहुत ज़्यादा दूरदर्शी वो आदमी रहे, हमने देखा, हमने हमेशा। साथियों, मैं आपको एक बार बता दूं प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जी के बारे में। एक पीपलो गांव पड़ता है देवबंद विधानसभा में, वहाँ के भी मूल निवासी थे। उनके मामा जी विजयनगर मेरठ में रहते थे और 4 मामा ही थे, उनके साथ वो रहते थे। कक्षा 8 तक वो मेरठ में पढ़े, उसके बाद फिर अपने गाँव चले गए तो फिर शिमलाना में इंटर कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने इंटर हाई स्कूल इंटर किया। उसके बाद फिर वापस मेरठ है विजयनगर, और यहाँ NAS कॉलेज से उन्होंने BSc की, फिर MSc की, उसके बाद मेरठ कॉलेज से PhD की। और PhD करने के बाद में हालांकि छात्र नेता रहे वो NAS कॉलेज के। उसके बाद फिर संजय गांधी जो स्नातकोत्तर कॉलेज है मेरठ स्वरूपुर में, यहाँ वो प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर। और चूंकि संघ पृष्ठभूमि से थे, लगभग 74 के आसपास उन्होंने संघ ज्वाइन कर लिया था। तो जब प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर की बात होती है तो 1991 में पहली बार सदना विधानसभा से वो बीजेपी का टिकट पे के उम्मीदवार थे। याद है आपके 1991 का जब चुनाव लड़ा तो उनके सामने कौन थे? बस इतना याद है, उस समय विजयपाल तोमर जी चुनाव जीते थे उनके सामने, और जनता दल से थे। उस समय जनता दल की लहर थी 91 में। तब वो पहला चुनाव लड़े थे और स्कूटर से लड़े थे। स्कूटर का नंबर मुझे ध्यान है 6332। तो उस स्कूटर से वो चुनाव लड़े, हार गए पहला चुनाव। फिर 93 तक उन्होंने खूब मेहनत करी, बहुत मेहनत करते थे। जो भी काम करते थे पूरे लगन से करते थे, वो खाना पीना सब भूल जाते थे, इतना काम करते थे, बहुत देखा हमने। जब आप सदना विधानसभा में जाते हो
तो लोग कहते हैं कि स्कूलों में जो बच्चे होते थे उनके चुनाव प्रचार में वो साइकिल से यात्राएं निकालते थे। बिल्कुल कहते हैं। और एक चीज़ और है, अगर मैं आपको बताऊं उनकी एजुकेशन के बारे में, तो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे CCS यूनिवर्सिटी के। उस समय शायद उन्हें 10,000 रुपये मिले थे गोल्ड मेडलिस्ट होने पर। तो एजुकेशन से हमेशा उनका वो रहा, टच रहा। और कोई भी सरना विधानसभा में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे कम से कम प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल ना हो या इंटरमीडिएट स्कूल ना हो। उन्होंने सब अपने सामने ही करा के उन्होंने तैयार करवा दिए थे। आपको तो पता होगा जी, उस समय कोई भी ऐसा गांव नहीं छोड़ा जहाँ पे या तो प्राइमरी स्कूल ना हो, हाई स्कूल ना हो या इंटरमीडिएट स्कूल ना हो। अपनी जो कृषि विश्वविद्यालय ये भी, उसमें भी उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। उस समय शायद ये आगरा जा रही थी, तो उन्होंने इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अधिकारियों को मनाना कैसे, क्योंकि प्रोफेसर आदमी थे तो वो जानते थे कि कैसे अधिकारियों को मनाना है, कैसे मुख्यमंत्री जी से बात करनी है। तो वो इतना विकास लाते थे कि लोग देखते रह जाते थे। आपको ये पता है, जब उत्तर प्रदेश उत्तरांचल का बंटवारा हुआ था तो उत्तर प्रदेश में पंतनगर विश्वविद्यालय था एग्रीकल्चर वाला, तो वो उत्तरांचल में चला गया था। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी का गठन हुआ था। ये चर्चा होती है कि प्रोफेसर रविंद्र पुनेरी थे जिन्होंने एक रैली की थी और रैली में इनॉग्रेशन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उसमें राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे। और मंच पे जो बैठे हुए थे, यहाँ उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष दयानंद गुप्ता जी होते थे। तो मंच पे 3 लोग थे, इधर जिला पंचायत अध्यक्ष दयानंद गुप्ता जी थे, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे, और स्वयं प्रोफेसर रविंद्र पुनेरी उस प्रोग्राम को संचालन कर लेते। बिल्कुल आपको चर्चा होती है यहाँ, बिल्कुल सही याद है। जो पुराने लोग हैं वो तो सबको पता है। इवन विधायक जी की गाड़ी का नंबर भी लोगों को याद है। उनकी गाड़ी का नंबर था USD 7777। तो वो हमारे नाना जी ने दी थी विधायक जी को, क्योंकि विधायक जी तो बहुत ईमानदार रहे हमेशा। उन पे इतना संसाधन नहीं थे, तो जनता ही उनकी मदद करती थी, या हमारे नाना जी ने उनकी काफ़ी मदद करी। हमारे नाना जी जो है मेरठ में ADM सिटी रहे, तो वो काफ़ी उनकी मदद कभी कभी कर देते थे। अच्छा, प्रोफेसर साहब 3 बार विधायक रहे सदना से। पहला चुनाव 91 में लड़े, तब हार गए थे जी। फिर 93 में लड़े, वो जीता। 93 में जब चुनाव था तो उनके सामने चूंकि विजयपाल तोमर जी जनता दल से चुनाव लड़े तो जीत गए थे प्रोफेसर साहब। फिर 96 का चुनाव होता है तो उसमें हरपाल सैनी जी बसपा के उम्मीदवार होते हैं, तब भी प्रोफेसर साहब चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2002 में चुनाव होता है, तब भी उनके प्रतिद्वंदी के रूप में हरपाल सैनी जी होते हैं बसपा से, और प्रोफेसर साहब जीत जाते हैं। तो लोग चर्चा करते थे 2007 में कि विधायक जी 3 बार विधायक रहे, उनका अपना कोई प्लॉट नहीं है, मकान नहीं है, क्या लिया आपके प्लॉट? असल में विधायक जी 3 बार विधायक भी रहे, प्रोफेसर भी थे, मैं भी प्रोफेसर हूँ, और हमारे जो मदर के साइड है सब लोग अधिकारी रहे। इतना सब होने के बाद भी आज भी हमारे पास मकान नहीं है। हम अपने किराए के मकान में आज तक रहते हैं, और हम सोचते हैं कि मकान कैसे बनेगा। आज भी इसका विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोन ले, लेकिन कोशिश है कि जल्दी एक अपना मकान भी बनाने की। अभी मकान नहीं है, प्लॉट भी नहीं है कोई, नहीं अपना बस, लेकिन जल्दी कोशिश है कि कुछ ना कुछ करे। कभी ऐसा मलाल होता है मन में? अब हम देखते हैं जो वर्तमान परिवेश में पॉलिटिकल लोग हैं, कोई छोटा सा पद मिल जाए तो करोड़ों की जमीन कब्जा लेते हैं। आपको लगता है नहीं कि फादर 3 बार विधायक रहे और अब हमारे लिए मकान तक नहीं? असल में जीवन में मज़ा तभी है जब संघर्ष हो। मैंने बहुत परिवार ऐसे देखे हैं जहाँ पे बहुत कुछ है लेकिन संतान आगे कुछ नहीं कर पाती, वो ऊपर से डुबा देती। तो सही रास्ते पे आप चलते रहिए, क्योंकि दुनिया में सब यहीं रह जाना है, मैं तो ये सोचता हूँ। और आज मैं अगर प्रोफेसर भी बनाऊँ तो कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है, और मेहनत भी करी विधायक जी को देख के। क्योंकि हमें याद था जब वो थे, जब मैं 7वीं क्लास में था, जब वो गए, तो जब हम पढ़ते थे तो मैं बहुत देर तक पढ़ता था रात में। तो जब वो उठते थे रात में, वो देख के बड़ा खुश होते थे। तो जब मैंने BTech करी, M.Tech करी, PhD करी, तो मैं वो सोचता था कि कहीं ना कहीं विधायक जी देख रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो मैं सोच के पढ़ता था। मैंने नेट का एग्ज़ाम भी क्लियर करा, कंप्यूटर साइंस में और पॉलिटिकल साइंस में भी। मेरा विषय तो कंप्यूटर साइंस है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का एक बार मुझे जुनून सा हुआ, मैंने कहा थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा जाए। तो उसका भी मैंने पढ़ी काफ़ी किताबें, तो उसका भी मैंने नेट निकाला। तो ये सब विधायक जी की प्रेरणा है। ये क्योंकि आप तो उसमें बहुत छोटे थे जब डेथ हो गई थी, तो ये कब से महसूस हुआ? जैसे पुण्यतिथि हर साल करते हैं या अभी हो रही है इस साल से? असल में हर साल तो हम हर साल करते हैं। कभी कभी जैसे साथ के लोग जो होते हैं वो कहते हैं थोड़ा बड़ा कार्यक्रम कर लेते हैं, विधायक जी याद रहेंगे। तो कई बार जैसे अब 18 साल हो जाएंगे विधायक जी गए हुए, तो हर साल हमने पुण्यतिथि करी है। लेकिन कभी कभी जब लोग सब कहते हैं तो हम बड़ा आयोजन भी कर देते हैं। विधायक जी की विरासत तो आपके लिए आपके साथ ही है,
जब आप क्षेत्र में कभी जाते हो तो आपको लगता है ऐसा कि विधायक जी ने अच्छा काम किया? ऐसा सही आपको मैं बताऊं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ उन्होंने दिया। हर चीज़ आप पैसे से उससे नहीं कर सकते। एक जो उन्होंने छवि जो उनकी है, यहाँ पे भी नहीं, हम जैसे कभी लखनऊ भी जाते हैं और दिल्ली में भी कभी किसी से मिलना होता है तो वाकई में लगता है कि हाँ, कुछ विधायक जी बहुत अलग शख्सियत थे और उनका नाम बड़े नेताओं में आज भी लिया जाता है। हालांकि वो मंत्री नहीं बन पाए कभी, उनका बहुत मन था। वो हमेशा से ये चाहते थे कि भाई एक बार मैं मंत्री बनूं कैबिनेट और क्षेत्र के लिए और विकास करूं। अब बिना मंत्री रहे भी केवल विधायक थे और उस समय निधि भी नहीं होती थी, तो इतना काम कराया, आपको तो पता ही है सारा। उसके बाद लेकिन वो यही चाहते थे एक बार मुझे मंत्री पद का मुझे मौका मिले, मैं क्षेत्र के लिए बहुत काम करूं, जितने लोग मेरे साथ हैं सबकी मैं मदद करूं, और बहुत काम करने का उनकी इच्छा थी हमेशा। आपको लगता है कि चुनाव लड़ूं मैं भी ऐसा बनूं? असल में ये तो सब भगवान के हाथ में रहता है, जनता के हाथ में रहता है। बहुत लोग मैं देखता हूँ प्रयास करते हैं चुनाव लड़ने के, अलग अलग पद पाने के लिए, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, चुनाव में बहुत कम चीज़ अपने हाथ में होती है। भाई समीकरणों का चुनाव होता है, पार्टियां टिकट देती हैं, मेहनत करते हैं तो उन लोगों को मिलता है, लेकिन बहुत कम चीज़ें हमारे हाथ में होती है। बस एक छवि अगर आप अच्छी बना के चले तो वही हम मेंटेन कर सकते हैं, बाकी तो सब जनता के हाथ में है, भगवान के, ईश्वर के हाथ में। जब आप उत्कर्षी गांव जाते हो तो कुछ लोग मिलते हैं ऐसे जो प्रोफेसर साहब की बात करते हो? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोई नुक्कड़, कोई गली, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे उनकी बात रोजाना ना होती हो। हमें देख के आज ही मैं कई लोगों से बात कर रहा था तो कई लोगों ने यही कहा कि बहुत लंबी उम्र है भैया, आपका जिक्र चल रहा था। तो अक्सर ये चीज़ होती है। और आप तो, आपका गांव भी सरना विधानसभा में कपसाड़ गांव है, और आपने भी देखा है, आपके यहाँ भी जैसे हम कभी आते तो लोग बाग चौपाल बना लेते हैं, विधायक जी की चर्चा शुरू हो जाती है तो लोगों में एक उत्साह सा आ जाता है एकदम। और केवल एक बिरादरी नहीं, सभी बिरादरियों में उनका काम है। सभी ना, उन्होंने कभी जात पात मजहब कभी नहीं देखा। वो कहते थे अपने जो भाषण देते थे तो कहते थे हमने ना जात देखी, ना पात देखी, ना मजहब देखा, हमने इंसानियत देखी और काम किया। इवन मुस्लिमों में भी यह है कि उनके नाम पे आज भी बहुत लोग भावुक हो जाते हैं। हमें एक बार याद है 2006 या 5 की बात होगी, तो रात में कोई 12 बजे आ गया। अब हम परेशान हो गए, उनके साथ वो परेशान थे, अब हम विधायक जी के लिए परेशान थे। भाई हम तो बच्चे हैं, हम कहें रात में 12 बजे कहाँ चल दी, ना सिक्योरिटी है ना ड्राइवर है, उनके साथ बाइक पे बैठ के चल दिए कहीं थाने में। हम बड़े परेशान, कहाँ गए। उस समय मोबाइल भी इतने नहीं थे, विधायक जी मोबाइल भी नहीं चलाते थे उस समय, शुरू तो हो गए थे लेकिन विधायक जी चलाते नहीं थे। तो वो ऐसे ही किसी के साथ भी बैठ के निकल लेते थे। रात में 12 बज जाए, 1 बज जाए, कोई आगे गेट खटखटा दिया तो उठ के चले गए बाहर। तो हम, जैसे हमारी माता जी हो गई, हम लोग हो गए, बड़े परेशान रहते थे, कहाँ चल रही रात। बहुत ऐसा रहता था, और अकेले चले जाते थे। आपने उनकी तस्वीरें देखी होंगी क्षेत्र की, जब वो विधायक थे तब शैडो तो दिखते ही नहीं थे उनकी फोटो में। एक गनर होता था। हाँ, तो वो गांव में पैदल चलते थे, जिस गांव में जाते थे एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी। हाँ, वो गाड़ी के साथ होता था गनर, और वो पैदल पैदल चलते थे लोग। हाँ, वो गाड़ी में बैठे रहते थे गनर, उन्हें कभी सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बहुत जीदार रहे वो हमेशा। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी का वो भी बोर्ड देखते हो कभी लगा हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन प्रोफेसर रविंद्र पुंडी जी ने किया था? असल में इनॉग्रेशन तो पुंडी साहब ने किया उसका, लेकिन थोड़ी दुर्भाग्य की बात है उनका आज भी बोर्ड नहीं है वहाँ पर एक भी। हाँ। क्योंकि जब इनॉग्रेशन हुआ हमारे याद है तो जो पत्थर लगा था, पत्थर में उनका नाम था, मुख्यमंत्री थे उस समय राजनाथ सिंह जी उनका नाम था। वो पत्थर नहीं है, अब पत्थर नहीं है। हमने कोशिश भी करी थी मिल जाए या उसकी कोई तस्वीर मिल जाए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा किसी पे वो तस्वीर हो तो मिल जाए तो कोशिश करेंगे उसे स्थापना करवाने की उसकी दोबारा। कभी ऐसा प्रयास किया आपने कि वो जो उसमें पत्थर लगा था उस पत्थर को तलाश किया जाए? कभी कुलपति जी से बात हुई हो कि वो पत्थर कहाँ है? असल में कुलपति से मेरी बात नहीं हुई कभी भी, लेकिन अगर वो पत्थर मिलेगा तो मुझे लगता है कि जो सच्चाई है वो सबको पता है, लोगों को तो पता है, लेकिन पत्थर नहीं है। लेकिन पत्थर की फोटो मिले या पत्थर मिले तो वो पत्थर आज भी लग सकता है। ये लगता नहीं आपको कि दुर्भाग्य है जो एक विधायक होते थे, जो सरकार से लड़े, यहाँ यूनिवर्सिटी लाए, उसका इनॉग्रेशन कराया, बड़ा प्रोग्राम हुआ, वो फोटो, वो जो पत्थर है वो नहीं होना चाहिए अब यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल होना चाहिए, और प्रयास रहेगा आपके माध्यम से भी। मैं चाहूँगा कहीं से वो फोटो मिलेगा तो प्रयास करेंगे वो लगे वहाँ पर। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं इधर कृषि विश्वविद्यालय में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं 2019 से लगातार यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के तौर पे रहा,
और कई बार मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिए, पहले भी कई बार वो इंटरव्यू जो है रिजल्ट नहीं घोषित हो पाया, कोरोना लग गया 2020 में, हमने इंटरव्यू देने का प्रयास करा, फॉर्म भरा। उसके बाद 2021 में फिर दोबारा फॉर्म आए, तब फिर फॉर्म भरा, इंटरव्यू तक गए, लेकिन फिर वो रद्द हो गई वैकेंसी। फिर हमने 2023 में फिर फॉर्म भरा। उसके बाद हमने हरियाणा पीसीएस का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा, मध्य प्रदेश पीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा, डीयू यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के फॉर्म भरे, और उत्तराखंड में भी मैंने 1-2 यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा कंप्यूटर साइंस में, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी। लेकिन काफ़ी लंबा संघर्ष करते 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 अब इस साल थोड़ा मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और तब से काम कर रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई है? मैंने एनएस कॉलेज के सामने एक सेंट थॉमस स्कूल है, तो नर्सरी से 12वीं तक हम वहीं रहे, 12वीं तक वहीं करी आईसीएसई बोर्ड में। उसके बाद मैंने बीटेक करी एकेजी कॉलेज है गाजियाबाद में, वहाँ पर। उसके बाद मैंने गेट का एग्ज़ाम क्लियर करा, और गेट के एग्ज़ाम के थ्रू एमटेक का कॉलेज मिलता है, तो उस समय मुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र मिला। एनआईटी कुरुक्षेत्र में फिर हमने तैयारी करी नेट की, फिर नेट का एग्ज़ाम क्लियर करा, फिर पीएचडी करी। अब 2019 के बाद 2023 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई, और उसके बाद उससे पहले ही पढ़ाए थे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमटेक प्लस नेट या एमटेक प्लस पीएचडी दोनों एलिजिबिलिटी होती है। उस समय पीएचडी नहीं थी, पीएचडी भी हो गई। मम्मी से कभी बात होती है उस संघर्ष की 2007 के बाद में? और 2007 के बाद में 2007 से पहले एक वो दौर था कि जब सुबह 5 बजते थे तो लोगों का आवागमन आवास में होता था, और डेथ के बाद में कुछ समय लोग आए होंगे, लेकिन उसके बाद में जो संघर्ष है, क्या वो बताती हैं कि कुछ लोग आए मदद, जिससे कुछ मदद की हो, या ऐसा कौन सा संकट आया कि जब बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति हो कि इससे कह भी नहीं पाए और कष्ट में रहे हो? नहीं, संकट आए होंगे, ज़रूर आए होंगे, लेकिन हमारी माताजी ने कभी भी जाहिर नहीं होने दिया। कई बार ऐसा रहा कि वो घर में अकेली भी रहीं, क्योंकि मैं बाहर पढ़ा, कुरुक्षेत्र पढ़ा, गाजियाबाद पढ़ा, अकेली रहीं घर पे, लेकिन वो भी बिल्कुल आयरन लेडी हैं, कभी नहीं डरती वो। बहुत उन्होंने संघर्ष किया जीवन भर, क्योंकि हमारे नाना पीसीएस थे, फिर आईएएस हुए, उनके साथ वो रहीं, लेकिन तब भी उन्होंने सारा घर का काम खुद करती थी। आपको भी ध्यान हो शायद, और मुझे सब लोग भी बताते हैं, सब लोगों को चाय बनाना उनका काम रहता था, बर्तन भी वही साफ़ करती थी। बल्कि वो एमए, मम्मी हमारी जो है माता जी बीए एमए है, लेकिन उन्होंने हमेशा घर का काम सारा खुद किया। सिस्टर कहाँ है? हमारी सिस्टर, जो बड़ी वाली सिस्टर है, उनकी शादी इटावा में हो गई थी। उस समय विधायक जी ने रिश्ता पूरा कर दिया था। उनकी डेथ, रिश्ता होने के बाद डेथ हुई थी, डेथ के बाद शादी हुई थी। हाँ, असल में 14 तारीख की सगाई थी, 14 नवंबर 7 नवंबर की सगाई थी, वो हम करके आए इटावा। फिर 1 हफ्ते बाद ही डेथ हो गई विधायक जी की, फिर उसके 1 हफ्ते बाद ही शादी थी, तो बड़ा गमगीन माहौल रहा। लेकिन जो ईश्वर चाहता है वही होता है। हमें तो लगता है कि विधायक जी ने जितना संघर्ष किया उतना उन्हें शायद नहीं मिल पाया, पूरा जीवन संघर्ष करते रह गए। मैं आपको बताऊं, लखनऊ में ये होता था, स्थिति ये होती थी, जब महीने का एंड होता था, उनकी सैलरी खत्म हो जाती थी, तो रद्दी भी बेचनी पड़ जाती थी कभी कभी। आपके गांव के पास एक महादेव गांव है, तो वहाँ के प्रदीप त्यागी जी हैं, तो वो सब लखनऊ का देखते थे, तो वो बताते हैं कि हमें कभी कभी रद्दी बेचनी पड़ जाती थी, ये हाल हो जाता था, क्योंकि विधायक जी का डेड ऑनेस्ट थे बिल्कुल, और प्रोफेसर भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन कभी पैसे के मामले में वो हमेशा ऐसे ही रहे। चुनाव के टाइम में जनता मदद करती थी, और इतनी मदद करती थी कि पैसा बच भी जाता था, लेकिन उन्होंने अपने एंड से हमेशा ईमानदारी रखी। किसी ने बताया आपको कि जब चुनाव होता था तो विधायक जी को चंदा कैसे मिलता था? जितना मुझे मालूम है, विधायक जी को गांव-गांव में तोला जाता था, और जो लोगों की वो विधायक जी मदद करते थे, वो खुद आके मदद करते थे कि विधायक जी आपने हमारी मदद कर दी थी, हमें पता है कि आपके पास तो चंदा है नहीं, आपके पास पैसे है नहीं, तो हम आपकी इसमें मदद कर देते हैं। और कभी उन्होंने, आजकल तो मैं देखता हूँ बहुत राजनीति बदल गई, कभी भी उनके समय में कमीशन ये सब चीज़ तो नाम थे ही नहीं। थानों में भी ऐसा नहीं था कि किसी के थ्रू आना हो, वो हमेशा ये कहते थे कि सीधे सीधे आइए, जैसे आप सीधे सीधे वोट देते हैं वैसे सीधे सीधे आके मुझसे मिलिए। सीधा जनसंपर्क रहता था उनका। सुबह निकल जाते थे, मैंने आपको बताया, बैग लेकर गांव-गांव में चौपाल लगाते थे, वहीं उनकी समस्या का हल करते थे। कहीं अधिकारी के पास जाना हो तो किसी पहले भेजते थे, आप देखिए अगर कोई अधिकारी मना कर देता था कि भाई ये काम नहीं पाया, तो विधायक जी आउट ऑफ वे जाकर जो सही काम है
वो आउट ऑफ वे जाकर लोगों की मदद करते, वो सीधे अधिकारी से मिलते थे, तो उनका बहुत सिस्टमेटिक रहता था। एक यहाँ एसएसपी होती थी अंजू गुप्ता, उन्होंने एक बार विधायक जी कुछ कह दिया था, तो वो प्रकरण याद है आपके? याद है हमें, हम उस समय 6ठी या 7वीं क्लास में थे और हम रिक्शे से घर आते थे, तो हम देखते थे वो सर्किट हाउस के पास धरना चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो याद है प्रकरण। लेकिन उस समय जो भी रहा, बहुत सारे षड्यंत्र भी थे उसमें पीछे, लेकिन विधायक जी ने हमेशा जनता के लिए जो किया, हमेशा जनता के लिए किया। हम देखते हैं कि अधिकारियों से भी अगर कोई गलत काम करता था तो हमेशा भिड़ जाते थे जनता के लिए, तो वही उसी का वो रूप था। आप विधायक जी को कैसे याद करते हो? मैंने एक बार उनसे पूछा था, क्योंकि बचपन में सबकी जिज्ञासा रहती है अलग अलग क्वेश्चन करने की, तो जैसे बच्चे होते हैं, हम उस समय बच्चे थे, तो हमें हनुमान जी बहुत पसंद थे, हर बच्चे को हनुमान जी पसंद होते हैं। तो हमने एक दिन सवाल पूछा कि पापा जी आपका फेवरेट भगवान कौन से है? तो उन्होंने कहा भगवान राम, इतना बोला, बस मैंने कहा ठीक है, बस हमें ध्यान है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम को ही वो अपना आदर्श मानते थे, और राजनीतिक गुरु वो चंद्रशेखर जी को मानते थे। कभी ऐसा याद हो कि उन्होंने आपको डांटा हो? बस बचपन में जैसे कभी उन्होंने, एक तो उनका सिद्धांत था कि कभी उन्होंने किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया। कभी जैसे हमारे छोटे बच्चों में आपस में लड़ाई होती तो अब कभी डांटते थे कि पागल है क्या, लड़ते हो आपस में, बस इतना कहते थे, इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं कहा। जब लोग आपसे उनके संघर्ष के बारे में बताते हैं तो कैसा लगता है आपको अंदर से? हमें ऐसा लगता है जितना उन्होंने संघर्ष करा, उतना संघर्ष आज के समय में भी होना चाहिए। मेरठ जिले में उसकी एक कमी मुझे लगती है। इतने संघर्ष के साथ अगर आप आगे बढ़े, क्योंकि मैं देखता हूँ पूरब के साइड में 7-7, 8-8 बार के विधायक हैं, तो इतना संघर्ष करके अगर कोई यहाँ पे भी बने, तो वहाँ पे भी, यहाँ से भी कोई कैबिनेट मंत्री हो, तो लगता है इतना बड़ा पश्चिम क्षेत्र है, 2-3 कैबिनेट मंत्री हो तो अच्छा रहेगा, हमारे क्षेत्र के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारी आवाज़ भी उठेगी। अब जैसे आप देखते हैं कि हाईकोर्ट बेंच का मामला चलता है, लेकिन चलिए हम मान सकते हैं कि समय नहीं आया, लेकिन पुंडीर साहब होते तो हमें ऐसा लगता है कि शायद उसकी दमदारी से पैरवी वो करते, क्योंकि वो बुनियादी चीज़ें करते थे। और मुझे किसी ने शायद बताया था कि जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो वो इस बात को कहते थे कि भाई पुंडीर साहब के यहाँ सबसे ज़्यादा विधानसभा में इनके काम होता है। उन्होंने शायद मेरे ख्याल से सदन में भी कहा था, ऐसे मैंने चर्चाएं सुनी है कि उन्होंने सदन में कहा था कि ये पुंडीर साहब है और इनकी सदन विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। कभी ऐसा कुछ मन में भाव आता कि अगर आज पुंडीर साहब जीवित होते तो आप क्या कर पाते? ऐसा होता ना, कई बार कहते हैं कि अगर पिताजी होते तो मैं ऐसा कर पाता। असल में हर इंसान, हर बच्चा चाहता है कि उसके माँ बाप हमेशा रहें उनके साथ, और बहुत मलाल रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें हमेशा ही लगता है कि पिताजी होते तो हम उनकी मदद कर पाते। हमेशा यही मन में आता है कि पिताजी होते तो वो मुझसे रात में कहते कि वहाँ चलना है तो उन्हें लेके जाता, मैं उनके लिए लोगों को फ़ोन करा करता कि भाई यहाँ आज ये काम करना है, वो करना है। मतलब उनका मदद करने का मेरा आज भी मन करता है कि वो होते तो मैं उनकी मदद कर पाता, वो आगे बढ़ पाते। और तो मुझे यही हमेशा लगता है। जैसे लोग पहले आते थे विधायक जी के पास में, अब भी कुछ लोग आते हैं घर पे? नहीं, आते रहते हैं। लोगों का आज भी बहुत विधायक जी के लिए समर्पण भी है और जुड़ाव भी है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ आपने भी शायद ध्यान देखी होगी, गौर किया होगा, हर आदमी सोचता है विधायक जी हमारे सबसे करीबी थे। हर आदमी ये भी सोचता है कि विधायक जी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आते थे। तो ये हर गांव में यही आज भी है कि वो सब यही सोचते कि हमारा गांव विधायक जी ने गोद ले रखा था, सबसे प्रिय गांव हमारा ही था। तो गांव हर जगह यही चर्चा रहती है। और अब तो उस समय स्वरूपुर ब्लॉक लगता था, अब तो इधर फलावदा वाला ब्लॉक लग गया, लेकिन फलावदा में भी उनके कई काम कराए हुए हैं पहले ही, जब वो विधायक थे भी नहीं इस एरिया में। लेकिन उन्होंने केवल, मैं मानता हूँ, एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने हर विधानसभा में, मेरठ के हर विधानसभा में काम करा रखा है, चाहे छोटा चाहे बड़ा। पहले तो स्वरूपुर ब्लॉक था तो विधानसभा थी, तो जो बड़े गांव थे पहले इसमें सदर विधानसभा में शामिल थे। अब तो फिर जब परिसीमन हुआ तो फिर उधर मवाना ब्लॉक का भी जी थोड़ा उस तरफ चला गया पूरा क्षेत्र। हाँ। अब और विस्तार भी हुआ है। तो विधानसभा का क्या इरादा है? देखिए जी, अभी तो मैं सरदार पटेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और उसमें मुझे काम करने में अपना काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि हमेशा से बचपन से पिताजी को प्रोफेसर देखा तो अच्छा लगता है। हमारे आसपास भी जहाँ हम रहते हैं सब प्रोफेसर हैं, तो सबका दिनचर्या और सब देख कर बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन हाँ, अगर कोई कभी भी कोई भी मौका मिले ऐसा कि लोगों की मदद कर सके तो विचार ज़रूर करेंगे। एग्रीकल्चर आपको लगता नहीं कभी ऐसा कि आपके मेरे पिता के द्वारा इसका इनोवेशन किया गया और आप जिस पद पे हैं तो कुछ ऐसा काम किया जाए यहाँ भी, ऐसा क्रिएटिव काम हो कि जो उनका नाम रोशन हो? नहीं, हमेशा यही रहता है कि कोई चाहे कोई अच्छा काम ना कर पाए लेकिन गलत काम ना करे, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप कोई अच्छा काम नहीं भी कर पा रहे, मन सबका होता है जीवन में आगे बढ़ने का, अच्छे काम करने का, ताकि लोग उन्हें याद रहे। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और भी रहती है, जितने भी हमारे दर्शक होंगे और जितने बच्चे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगा आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे हमारे माँ बाप का नाम भी थोड़ा ख़राब हो। तो दोनों ही पहलू हैं, अच्छा काम करने का प्रयास करें और ये भी प्रयास रखें कि कोई गलत काम भी हमारे हाथ से ना हो। आपको लगता है कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इससे यहाँ किसानों के हित में कुछ काम हो रहा है? हाँ, बहुत होता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, कुछ चीज़ आती हैं, तो जगह जगह जाकर डिमॉन्स्ट्रेशन भी देते हैं। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमारे यहाँ मशरूम की खेती भी शुरू हो गई है। बहुत चीज़ एक बार चूंकि जो किसान भाई हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी बेहतर व्यवस्था कुछ ऐसा उन्हें लाभ मिल जाए आपके द्वारा, चूँकि आप तो आईटी क्षेत्र से हो, कंप्यूटर साइंस से हो आप, और बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो किसान वो नहीं आ पाते होंगे यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि वो जाने कि कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जो आप उन्हें बता सकें, उनका लाभ वो उठा सकें। नहीं, असल में क्योंकि दिल्ली के बहुत करीब है हमारा क्षेत्र, सिवाया में ही विश्वविद्यालय है, तो ऐसा नहीं है कि किसान नहीं जानते। आजकल के किसान बहुत कुछ जानते हैं। मैं देखता हूँ कि जैसे अब गन्ने की पर्ची आती है, वो भी ऐप से देख लेते हैं आजकल। और समय समय पर चौपालें भी लगती है, मीटिंग्स भी हमारे विश्वविद्यालय में होती रहती हैं। तो हमारे यहाँ का किसान बहुत ज़्यादा जागरूक है पहले से ही। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगा कि और भी विश्वविद्यालय की जो चीज़ें हैं उससे लाभान्वित हो। उसके लिए साल में यहाँ पर किसान मेला लगता है, और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं अब तो हम बेचना भी धीरे धीरे विश्वविद्यालय ने शुरू करा है, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है हमारे यहाँ। मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ लगभग 70 टीचर प्रोफेसर्स ने ज्वाइन किया पिछले 1 साल में, और सबके पास प्रोजेक्ट्स हैं अच्छे। कैसे कैसे प्रोजेक्ट हैं? किसानी से जुड़े हुए, गुड़ से जुड़े हुए, सोलर लाइट से जुड़े हुए, और डेयरी फार्म से जुड़े हुए, फूड पैकेजिंग के से जुड़े हुए। और सरकार बहुत मदद करती है, इतनी योजना है सरकार की। DST एक संस्था है, उसके द्वारा बहुत फंडिंग होती है, जो अगर करना चाहे काम। जो किसानों के बच्चे हैं वो क्या लाभ उठा सकते हैं? किसानों के बच्चे तो बहुत, असल में एक चीज़ मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जितना भी बच्चा आता है पढ़ने, तो क्योंकि यूपी कैटेट नाम का एक एग्ज़ाम होता है, उससे हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो मैं एक चीज़ ज़रूर बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आपका खेती, किसानी, डेयरी में, हॉर्टिकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी भी है हमारे यहाँ, और फूड टेक्नोलॉजी भी है, वेटनरी साइंसेज भी है, तो हमारे यहाँ पूरब साइड का बच्चा बहुत फ़ायदा ले पाता है। हमारे यहाँ के एडमिशन बहुत कम दिखते हैं। स्पेशली मैं कहना चाहूँ तो हमारे सरदना का तो मैं चाहूँगा कि बहुत बच्चे आएँ, लेकिन कम मिल पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस तरफ भी अपना रुझान करें बच्चे, छात्र जो हैं इस तरफ भी अपना, अगर वो फ्यूचर देख सकते हैं। अगर आपका खेती में मन है और प्रोडक्शन में मन है, फूड इंडस्ट्री में आपका मन है, तो आप इधर भी आइए। बायोटेक्नोलॉजी भी है हमारे यहाँ, कंप्यूटर साइंस भी है हमारे यहाँ, वेटनरी साइंसेज भी है, तो बहुत अच्छी है। लेकिन बच्चे अभी ज़्यादा आते नहीं एडमिशन लेने के लिए, बच्चे ज़्यादातर पूरब साइड का एडमिशन लेते हैं हमारे यहाँ। जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तो मुझे ऐसा पता चला कि आपकी भी दावेदारी थी सरदाना विधानसभा के चुनाव लड़ने की। प्रयास था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद शायद उस समय नहीं मिल पाया, तो बस। क्या 27 की तैयारी है? तैयारी कुछ नहीं है, लेकिन अपना सुख दुख में हम लोगों के बीच में रहते हैं हमेशा। साथियों, मैं एक बार बता दूं कि जब हम प्रोफेसर रविंद्र पुनीर जी की बात करते हैं तो खासकर अगर मैं सरदना विधानसभा की बात करूं तो ऐसा शायद ही कोई होगा जिसकी उम्र 40 साल हो जो प्रोफेसर रविंद्र पुनीर को ना जानता हो, विकासपुर उसके नाम से ना जानता हो। एक सहारनपुर में एक गांव पड़ता है पीपलो गांव के वो रहने वाले थे, और चूँकि परिवार वो सामान्य परिवार से थे, तो यहाँ मामा जी के पास रहे मेरठ, विजयनगर, यहाँ कक्षा 8 तक पढ़े। उसके बाद फिर अपने गाँव चले गए। फिर सहारनपुर में शिमलाना इंटर कॉलेज है पास में, वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल किया, वहाँ से इंटर किया। इंटर के बाद में फिर वापस मेरठ आए, विजयनगर आए,
अपने मामा के यहाँ रहने लगे। यहाँ NS कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई, मेरठ कॉलेज में पढ़ाई हुई, यहीं पर उन्हें फिर प्रोफेसर बने। और वो चूँकि सामान्य परिवार से थे, जब वो विधायक बने 93 में पहली बार विधायक बने, तो विजयनगर में एक छोटा सा मकान होता था और उस मकान में सुबह 6 बजे जब लोगों का आवागमन होता था समस्याओं को लेके, तो वो कभी कुर्सी पर नहीं बैठते थे, वो हमेशा दरी पे बैठते थे। जहाँ लोग बैठते थे उन्हीं के बीच में बैठते थे और टेलीफोन वहीं रखते थे। और उनका प्रयास होता था उस दौर में, जब 93 की मैं बात कर रहा हूँ, कि तमाम समस्या का समाधान अभी हो। वो कई बार अफसरों को डांटते थे, उनकी ऐसी शैली थी कि अगर फ़ोन किया तो इसका जवाब मिलना चाहिए कि काम हुआ या नहीं हुआ। 93 में वो विधायक बने, 96 में विधायक बने, फिर 2002 का चुनाव हुआ उसमें विधायक बने लगातार। और चूँकि जितना उन्होंने काम कराया, ऐसा लोग बाग कहते हैं, ऐसा रिकॉर्ड में भी है विधानसभा की अगर हम बात करें, तो ये माना जाता था विधानसभा में कि प्रोफेसर रविंद्र पुडीर जो मेरठ के सदना विधानसभा से विधायक है, वो विकास पुरुष हैं और सबसे ज़्यादा निधि वो ले जाते हैं। चाहे यहाँ कोऑपरेटिव की निधि हो, चाहे उसमें सोसाइटी की निधि हो, चाहे बैंकों की निधि हो, वो तमाम निधियों अपना काम करा लेते थे। ऐसे थे प्रोफेसर रविंद्र पुडीर। तो चूँकि 16 नवंबर 2007 को उनकी डेथ हो गई थी और लगातार उनके बेटे उत्कर्ष पुडीर 16 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि का प्रोग्राम करते हैं। चूँकि जब उनका नाम आता है तो क्षेत्र के लोग जब भी कभी गाँव जाते हैं तो इन्हें ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। जब ये पता चलता है कि प्रोफेसर रविंद्र पुडीर जी के बेटे हैं विधायक जी के, तो इनका बड़ा लोग सम्मान भी करते हैं। तो क्या कहना चाहोगे विधायक जी के लिए? अब विधायक जी के तो सभी जानते हैं, बस इतना कहना चाहूँगा कि उनके जैसा बनना या उनके पदचिन्हों पे चलना, ये सभी युवाओं के लिए एक बहुत प्रेरणादायी उनका जीवन रहा है। तो अगर उनके बारे में पढ़ें, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से लोगों को उनका पता चले कि कैसे उन्होंने संघर्ष करा जीवन भर, और कभी भी वो लालच में किसी के नहीं रहे। कई बार उन्हें ऐसा मौके मिलते थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाते थे, जैसे कभी उनसे कोई गलत बात करता था जैसे, तो बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाते थे। उनका हमेशा ईमानदारी के प्रति रहा। तो मैं चाहूँगा बच्चों को भी, जितने भी हमारे क्षेत्र में हैं बच्चे, छात्र हैं और नौजवान साथी हैं, कि आप अगर एजुकेशन की तरफ जाओगे तो एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो कोई कभी नहीं छीन सकता आपसे। तो विधायक जी बहुत खुश होते थे जब वो चाहते थे कि उनके बच्चे आगे बढ़े, क्षेत्र आगे बढ़े। आपको ध्यान है शायद दौराला में महिला पॉलिटेक्निक, उन्होंने ही संघर्ष करके वो बनाया था। हाँ, याद है, इनॉग्रेशन तो एजुकेशन के मामले में उनका बहुत था और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके बच्चे उनके क्षेत्र में जितने भी नौजवान हैं सही मार्ग लें और एजुकेशन में आगे बढ़ें। आज से 25 साल पहले जब 2000 में चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव, तो सदना विधानसभा के गांव है जलालपुर भेटा, वहाँ के प्रधान बने थे प्रधान दिमाग सिंह जी। हाँ, तो दिमाग सिंह जी ने मुझे बताया था, ऐसा 10-15 साल पहले कुछ बात चली है। उनकी पोती अभी कोई प्राइज भी जीती है उसमें डिस्क शॉर्ट पुट में अभी कोई। तो जब मैंने विधायक जी का नाम लिया तो वो बड़े मार्मिक हुए। उन्होंने कहा, एक किस्सा सुनाया 2000 का जी, कि कुछ काम था उन्हें लखनऊ में, काम था कोई PWD का, तो वो काम नहीं हुआ। तो बोले विधायक जी ने बुलाया और लगभग 5-6 किलोमीटर वो साथ चले और जब तक वो काम नहीं हुआ वापस नहीं आए। तो वो बता रहे थे विधायक जी के बारे में कि विधायक जी किस तरह का उनकी कार्य प्रणाली थी, कैसे लोगों वो लखनऊ में पता है कैसे काम कराते थे। वो 4 बजे तो उनको उठने की आदत थी और उन्हें पता था कि लखनऊ में सबसे पहले अखबार कहाँ आएगा, पहले अपने आदमी को भेज देते वहां से अखबार लाओ। अच्छा, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। फिर वो क्या करते थे, उन्हें पता था कि लखनऊ में वो केवल काम करने जाते थे, वो ज्यादा नेताओं से मिलना उस समय चलन नहीं था। लखनऊ में जाना मतलब काम कराने जाना, क्षेत्र को कैसे पैसा मिले, क्षेत्र को कैसे निधि मिले, वो उनका काम रहता था। तो क्या करते थे, सुबह जैसे अखबार पढ़ने से पहले, जब अखबार आता था उससे पहले क्या करते थे, वो बैग में और उनके पास कागज रहते थे, मुझे आज क्या क्या काम कराना है, उन्हें सॉर्ट करते थे कि 9 बजे ये वाला दफ्तर खुलेगा, इस रास्ते पे ये दफ्तर पड़ेगा, तो पहले वो कागज रखा जिस दफ्तर में पहले जाना है, फिर दूसरे नंबर पे वो कागज रखा जो दूसरे नंबर पे दफ्तर पड़ेगा। तो ऐसे कैटेगरी से लगाते जाते थे और वो हर दफ्तर में ऐसे आते थे कि भाई काम होता चला जाए उनका। आज भी जैसे हम लखनऊ जाते हैं, विधानसभा 1-2 बार जाना हुआ, तो आज भी उन्हें वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं या बाबू हैं वो उन्हें याद करते हैं कि विधायक जी काम कराने आते थे, अब इतना काम कराने कोई नहीं आ पाता। कुंडा के विधायक राजा भैया दोस्त थे विधायक जी के। हाँ, क्या कभी बात होती है राजा भैया से? नहीं, अक्सर होती रहती है। और मैं आपको बताऊं 2012 या 13 का किस्सा है। मैं विधायक जी चाचा कहता हूं मैं, तो उनसे पहली बार मिलने गया, तब उस समय कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे 2012 में। तो मैं पहली बार मिलने गया तो मुझे शायद उन्हें परिचय भी नहीं देना पड़ा, उन्हें शक्ल देख के मेरी पहचान गई, तुम मेरठ से हो, पुंडीर साहब के बेटे हो ना, आ जाओ। तो बहुत बड़ी शख्सियत है वो, आपने देखा होगा कभी उन्होंने कुछ
बहुत विनम्र स्वभाव है। एक किस्सा और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पुंडी साहब सुबह 4 बजे उठ जाते थे। चाचा जी हमारे राजा भैया जी हैं, वो थोड़ा लेट उठते थे विधायक जी से, तो सुबह सुबह जाके जब से उनका मिलना होता था तो जाके उन्हें उठा देते थे कि भाई उठो, मैं आ गया। वो बैठ के चाय पीते हैं, ज़्यादा नहीं। तो सुबह सुबह जाके वो अपने दोस्तों को उठा देते थे। तो आज भी उन्हें याद करते हैं। वहाँ पर वो उनके जो सारा टीम होती थी, वो पूछते थे ये कहाँ के राजा है, ये हमारे राजा साहब को सुबह सुबह आके उठा देते। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व था, जो जहाँ जाते थे लोगों को लगता था ये बड़ा दबंग आदमी है, कहाँ का राजा है। मुझे याद है एक विधायक जी ने राजा भैया की रैली करी थी यहाँ पर मणियाई में, शायद आपको ध्यान हो। तो मुझे आज भी शब्द याद है, क्योंकि मेरे पास वीडियो है उस रैली की। तो राजा भैया साहब ने कहा था कि भाई इतना दिलेर, इतना मजबूत विधायक आपके पास है, तो ये आपकी सौभाग्य है कि आपके पास इतना मजबूत और दिलेर विधायक आपके पास है। वो एम्बेसडर गाड़ी अभी है? असल में विधायक जी ने वो एम्बेसडर गाड़ी अपने किसी रिश्तेदार को दे दी थी, तो फिर वो वहीं से वहीं फिर चली गई। लेकिन हाँ, उनका स्कूटर है मेरे पास आज भी। अच्छा। हाँ, 6332 उसका नंबर हुआ करता था। अभी मैं उस पर पेंट कर रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी उस पर आजकल पेंट कर रहे हैं। वो 1-2 दिन में बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। जो विधायक जी के दोस्त थे बहुत सारे, जो पॉलिटिशियन, कभी उनसे मुलाकात होती है? नहीं, अक्सर होती है, और मेरी फ़ोन पे भी वार्ता होती रहती है। और आज के टाइम में जितने भी सारे कैबिनेट मंत्री हों, चाहे दिल्ली राजनीति में हों, सब उनके साथ ही आजकल बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं। तो जब विधायक जी ने इतना कमाया है, तो मेरा मन यह है कि अगर उन्होंने इतना कमाया है तो मैं उन रिश्तों को निभाऊं। तो मैं इसलिए जाता रहता हूँ। तो आज हम लोग बैठे हुए थे, इसलिए मन में आया जो कि प्रोफेसर साहब की पुण्यतिथि है, और क्षेत्र के लोग, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें बहुत मानते थे, प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जी को। तो चूँकि उनके बेटे हैं उत्कर्ष पुंडीर जी, डॉक्टर साहब का फ़ोन आया, तो पुरानी बातें पुरानी यादें थी वो ताज़ा हुई। और आपको लगता है, हालांकि ये सही बात है कि जब कोई व्यक्ति बुलंदियों पर होता है और उनके बच्चों को प्यार न मिल पाए, तो बच्चों को भी दर्द होता है। आज इन्हें मलाल भी है कि वो इतनी बड़ी शख्सियत थी, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और जब भी छोटे थे उनकी डेथ हो गई। जब बड़े हुए तो तमाम उन कष्टों को याद करते हैं, सब लोग बैठते हैं। और आज भी जब ये जाते हैं क्षेत्र में, सदना विधानसभा या किसी और गाँव में, तो ये उस परिचय के मोहताज नहीं है कि नहीं ये कहना पड़ेगा कि मैं प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर का बेटा हूँ। लोग बहुत सम्मान करते हैं आज भी। तो उत्कर्ष जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारा सौभाग्य है कि आप पुंडीर साहब को इतने सालों बाद भी याद करते हैं, और इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि वो पुण्य आत्मा थे, उनकी पुण्यतिथि है, हम लोग इस मंच की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।